बेटा अपने नए टॉपिक नए सब्जेक्ट पे जाएंगे। एमई मैक्रो इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। सबसे पहले एचआरएम यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों ओवर हो चुके हैं, प्योर थियरी है। कॉस्ट अकाउंट पूरा यूनिट 1 प्रैक्टिकल के साथ ओवर हो चुका है। पूरा प्रैक्टिकल, जो 3 सम बाकी थे, 2 मेथड बाकी थे, वो भी मैंने आपको वीडियो भेज दी है। कॉस्ट अकाउंट पूरा यूनिट 1 ओवर। इनकम टैक्स पूरा यूनिट 1 ओवर, प्रैक्टिकल पोर्शन बाकी है, थियरी पढ़ लेना। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एडवांस अकाउंट पूरा यूनिट 1 ओवर, ओनली प्रैक्टिकल पोर्शन बाकी है। इक्विटी वाली आम नोट मैंने भेजी आपको ग्रुप में, पर्सनली भेजी है, और बोनस शेयर। सब्जेक्ट नंबर 5 पीओएम यूनिट 1 आधा ओवर किया है, क्योंकि मैंने बोला कॉलेज में जैसे कंटिन्यू होगा मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये सब्जेक्ट नंबर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स आज चालू करने जा रहा हूँ। ध्यान देना, बहुत इजी है। यूनिट 1 3 चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आवक और खर्च कैसे घूमते रहता है अपने व्यवस्था तंत्र में, 11 कॉमर्स में आप लोग पढ़ चुके हो। और तीसरा आता है नेशनल इनकम, कंपलसरी नेशनल इनकम में से 10 मार्क का सम आएगा। तो अपने देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, क्योंकि एफआई बीकॉम में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था। तो अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, यानी पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था तंत्र के ऊपर स्टडी करना, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। अकॉर्डिंग टू के ई बॉल्डिंग, बॉल्डिंग ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, मैक्रो इकोनॉमिक डील नॉट विथ इंडिविजुअल बट एग्रीगेट, यानी एक इंसान के ऊपर डील नहीं करता, पूरे देश के ऊपर डील करता है। नॉट विद इंडिविजुअल इनकम, एक इंसान की आवक नहीं, राष्ट्रीय आवक। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, एक जन की प्राइस नहीं, राष्ट्र की प्राइस लेवल। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट, एक इंसान बनाता वो नहीं है, पूरे देश में कितना बनता है। इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करना, चाहे पूरे देश का प्रोडक्शन हो, चाहे देश की अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे देश की रोजगारी हो, चाहे देश की नेशनल इनकम हो, चाहे देश की पर कैपिटा इनकम हो। क्लियर। अब जो डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें से एमसीक्यू बनते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ रिलेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। द मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1933 बाय इकोनॉमिक्स रेगनर फ्रीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट के ऊपर स्टडी करने वाले जो पहले इकोनॉमिक्स थे, पहले अर्थशास्त्री थे, वो थे रेगनर फ्रीज, 1933। तुमने पढ़ा था क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल पढ़ा था ना एफआई में। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, तो देखो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, यानी उस जमाने में 1930s के जमाने में लोग क्या सोचते थे। तो देखो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, बिफोर केन्स पब्लिश इज रिवोल्यूशनरी द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। पूरा यूनिट टू इस पे पढ़ना है, केन्स ऊपर, केन्स थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बिफोर, वापिस पढ़ता, बिफोर केन्स पब्लिश हिज रिवोल्यूशनरी जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, देयर वाज ओनली वन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इट वाज क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल का मतलब एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल, मार्शल तो नहीं, रिकार्डो, उसके बाद अल्लाह ने की देवे, पीगो, ये सब 1930 के पहले वाले। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जितने भी क्लासिकल थे उनका फोकस किस पे था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दे बिलीव डेट थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म के भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस नक्की होती है। Full employment will be achieved in economy within a short period of time. It means there is no unemployment. यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलते थे जो जूने जमाने के थे, कि देश के अंदर जो भी नक्की होगा वो प्राइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली नक्की हो जाएगा। क्लियर। यानी उस समय जो भी जात की अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी नहीं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो भी कैसी होगी, वॉलेंटरी होगी, यानी कंपलसरी नहीं होगी। क्लियर।
तो इनको गलत कब बताया कि जब 1930 के अंदर तुमने पढ़ा था ना, सबसे पूरे विश्व में मंदी आई थी, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, तो उस समय पता चला कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थियरी है वो गलत है। समझ में आया? अगेन याद रखना, क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे उनका फोकस खाली माइक्रो लेवल पे था। उनका बोलना था मार्केट में ऑटोमेटिकली प्राइस मैकेनिज्म के जरिए, डिमांड और सप्लाई के जरिए सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट। अब आते हैं केन्स भाई। Keynes has published in response to Great Depression. The Keynes theory successfully explained the causes of large-scale unemployment in 1930. It has also formulated policy for large-scale unemployment. तो Keynes जो 1930 में मंदी आई थी, तो इन्होंने बुक लिखी जो ऊपर अपने पढ़ी, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड थियरी। क्लियर? अब आते हैं नियो क्लासिकल स्कूल। नियो क्लासिकल का मतलब क्या? 1930 के बाद, मगर 1980 तक के, 70 बोलो कोई 60 बोलता है, तो इसके अंदर हमारे मार्शल जी आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स आते हैं। इन 1950 a new classical theory begun by neoclassical thought. After Second World War and until 1980 economy were concerned with countering inflation and unemployment. तो उनका मकसद क्या था कि जो भी बेरोजगारी है उसका पीछे कारण फुगा हुआ है, इन्फ्लेशन है, फुगा हुआ है, प्राइस राइज है। Whenever unemployment increases, government use liberal policy. Whenever inflation rose, the government tighten fiscal policy. बराबर है ना? वही है कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट आसान कर देगी, लिबरल हो जाएगी, और जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फुगावो बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगी। But some economics have argued that this policy were concerned in short term. मगर कितने इकोनॉमिक्स ने उस समय क्या बताया कि भाई ये थियरी शॉर्ट टर्म के लिए सही है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई इस्तेमाल, कोई यूज नहीं। क्लियर? उसके बाद तीसरी थियरी थी थियरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन इन 1970। सब एमसीक्यू में पूछ सकते हो। A new theoretical approach based on foundation of classical theory was developed. It was used the theory of rational expectation. rational का मतलब जागरूकता। उसके बाद है सप्लाई साइड, इसके अंदर सेल ऑफ मार्केट आएगा, हम पढ़ेंगे आगे। In 1980, supply side economies gave more impetus to save and work. They proposed reduction in tax rate and increase the growth. सीधा है कि टैक्स घटाओ, इकोनॉमी का विकास करो, देश का विकास करो, है ना? हर दमाई में अलग अलग बोला। बेसिकली आंसर तुम लर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा, हाँ, मगर लर्न इसके लिए करना है, मैंने बोला 10 मार्क का नेशनल इनकम से कंपलसरी फाइनल एग्जाम में सम आता है। तो नेशनल इनकम के सम करने के लिए आपको ये थियरी पढ़ा होना, समझा होना जरूरी है। क्लियर? अब आता है तुम्हारा पहला आंसर, ये चैप्टर का सब्जेक्ट का पहला आईएमपी आंसर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? ध्यान देना, यहाँ पे दो सवाल है, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर नंबर 1 ओवर हो गया, दो ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट। अब कॉमन एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो ध्यान देना है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखने मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के खाली इंस्ट्रूमेंट ही लिखना है। समझ में आया? जो पूछा जाता है वो लिखना है। अगर दोनों दो पूछा जाता है 10 मार्क 15 मार्क में, तो आपको दोनों दो लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ऑलरेडी आपने एफ आई बीकॉम में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के आपने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको इतनी तकलीफ पड़ेगी नहीं। समझ में आया कौन से ऑब्जेक्टिव है? तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, हाई लेवल ऑफ आउटपुट, यानी प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे देश में। नंबर 2 फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नंबर 3 प्राइस सस्टेनेबिलिटी। नंबर 4 सस्टेनेबल एंड इकोनॉमी। इसको भी याद कैसे करना है मैं बताता हूँ, पॉइंट याद कैसे करना है कि तुम्हारे देश का मकसद क्या होना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगी? जब प्राइस स्टेबल होगी। प्राइस स्टेबल कब होगी? जब तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या अंतरराष्ट्रीय व्यवहार सिस्टमेटिक होगा। अगर ये चारों चार होगी तो देश का विकास हो जाएगा। हो गई लर्न? प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए रोजगारी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगी? जब मार्केट में प्राइस स्टेबल होगा। प्राइस स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में सही तरीके से सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज हो गई तुम्हारे देश का ग्रोथ हो गया। क्लियर? चलो देखते हैं। High level of output. The main objective of economic activity is to provide desired and necessary goods and services to the population. कोई भी देश का मकसद ये होता है। The GDP, gross domestic product, national income में पढ़ोगे, is used to measure the value of economic activity. अब ये GDP क्या होता है?
So the GDP, so market value of goods and services produced by factor of production within the political boundaries of a country. यानी साल भर के दरमियान तुम्हारे देश में कितना माल और सेवा का उत्पादक हुआ, उसको बोलते हैं जीडीपी। यानी जितना ज्यादा उत्पादक होगा उतना आपका जीडीपी हाई रहेगा। Potential GDP, so maximum output of an economy could able to produce when all its resources are employed. It is called full employment level. Potential का मतलब तुम्हारी जितनी क्षमता है, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक तुम्हारा देश का उत्पादक होना चाहिए। क्लियर? एक्चुअल जीडीपी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब तुम्हारी कितनी क्षमता है कि तुम कितना बना सकते हो विद इन ईयर। तो तुम जितना ज्यादा बनाओगे उतना तुम्हारे देश की रोजगारी बढ़ेगी। मगर एक्चुअल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि तुमने एक्चुअल में कितना माल बनाया है। देखो, एक्चुअल जीडीपी सो द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ कंट्री, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब जैसे अभी लॉकडाउन आया, तकलीफ आ गई, तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल जीडीपी अपना क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया। इफ एक्चुअल, अब वही आ गया, इफ एक्चुअल जीडीपी इज लोअर देन पोटेंशियल, देयर इज अ जीडीपी गैप। कॉमन है कि भाई ने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। ये होता है पहला हाई लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जितना हो सके उतना उत्पादक बढ़ाना है। सेकंड पॉइंट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ एनी गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट टू इट्स सिटीजन। सीधा है, कोई भी देश की यही प्राथमिक व्यवस्था है, गवर्नमेंट की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वहां के लोगों को रोजगारी मिले। The unemployment rate means percentage of labor that is unemployed in an economy. Unemployment का दर का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी दर का मतलब कितने लोग तुम्हारे देश में बेरोजगार है। बिजनेस साइकिल अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट, ये भी चीज है कि बिजनेस साइकिल का मतलब जैसे मैंने बताया, अभी नोटबंदी आई, मार्केट में मंदी आई, लॉकडाउन आया, तो कॉमन है किसी वजह से मार्केट में पोजीशन खराब हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया। तो वही बता, ड्यूरिंग रिसेशन मंदी आती है, व्हेन आउटपुट फॉल, मंदी आएगी तो प्रोडक्शन कम होगा, द डिमांड फॉर लेबर ऑल्सो फॉल, तो कॉमन उत्पादक कम होगा तो मजदूर की डिमांड भी कम हो जाएगी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इसके वजह से क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, एंड वाइज वर्सा नीचे लिखा हुआ है। तो गुड, ये स्पेलिंग सुधार लेना। A good macroeconomics policy help stable economic growth and employment opportunity. So problem of unemployment, ये तो अपने बता ऑब्जेक्टिव रोजगारी देना। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर तुम पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंट ये आंसर के बाद आता है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो उसको कम कैसे करना है, वो इंस्ट्रूमेंट तो वही बताएगा। अगर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी होगी तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी कर सकते हो। तीसरा आता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब प्राइस मेंटेन रहनी चाहिए, वदगत नहीं होना चाहिए। प्राइस डिटरमाइन द परचेजिंग पावर, सीधा कीमत तुम्हारी खरीदने की क्षमता बताता है, विच अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कॉमन है, अगर तुम्हारी खरीदने की प्राइस स्टेबल होगी तो सबकी खरीदने की कैपेसिटी हाई होगी। अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, मगर जैसे ही कीमत में वधारो आ गया तो कॉमन है तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तुम्हारी परचेज करने की क्षमता डाउन हो जाएगी। Thus, controlling inflation is also important objective of macroeconomics policy. Clear? उसके बाद आता है सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। एफआई बीकॉम में आपने पढ़ा था यूनिट 1। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई कितना माल तुमने खरीदा बाहर से और कितना माल तुमने बेचा, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन आवर कंट्री एंड वर्ल्ड, हमारा दूसरे देश के साथ कितना व्यवहार है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। These transactions include export as well as import of goods and services, lending, borrowing and investing। मैंने पढ़ाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो होते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर खाली गुड्स एंड सर्विसेज आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर बोर्ड लोन लेना, फॉरेन सब्सिडी, फिर उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज आती है। Sometime a country may face balance of payment difficulty। अपने जैसे जितनी भी डेवलपिंग कंट्री एफआई बीकॉम में पढ़ा था उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम रही थी। क्यों? क्योंकि अपने एक्सपोर्ट करते इंपोर्ट ज्यादा आ रहे थे। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। ये प्रॉब्लम भी तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए सॉल्व आउट कर सकते हो। तो छेल्ला पॉइंट आता है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। एवरी कंट्री डिसाइड टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सो टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर देश चाहता है कि उसका ग्रोथ, क्यों?
अगर देश का ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे वहां पे रहने वाले लोगों का रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी लाइफ स्टाइल इंक्रीज होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और ग्रोथ इन रियल आउटपुट, जो ऑलरेडी मैंने जीडीपी में बताया। अगर उत्पादक ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा उत्पाद होगा उतना कॉस्ट कम होगा, लोगों की खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। These two growth are related to third growth rate, that is called population। ये भी बहुत बड़ी चीज है, मैंने पढ़ाया था FYB कॉम में कि तुम्हारे देश में बस्ती बढ़ती है 2% से और तुम्हारे देश का विकास होता है 1.5% से। तो इसका मतलब तुम्हारा विकास नहीं हो रहा है, तुम पीछे जा रहे हो। क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, ग्रोथ कम हो रहा है। तो लिखा है इफ जीडीपी इज ग्रोइंग एट 9%, तुम्हारा विकास हो रहा है जी परसेंटेज, जी लिखा है, पॉपुलेशन इज ग्रो एट पी परसेंटेज, ना पॉपुलेशन बढ़ रही है p% से, तो पर कैपिटा कैसे नक्की होगा? 1 प्लस जी डिवाइड बाय 1 प्लस पी माइनस 1। ये मैं प्लेस में पेम्पलेट दूंगा तो सुधार दो। क्लियर? तो ये तुम्हारे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो 5 इंस्ट्रूमेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। दिस पॉलिसी आर फिस्कल पॉलिसी, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था FIB को, कि 2 प्रकार की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट तुम्हारे देश में डेवलप करने के लिए कौन सी नीतियां अपनाती है, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब तुम्हारे देश की सेंट्रल बैंक, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, RBI अपने देश में, तो वो मार्केट में पैसों का संतुलन करने के लिए, मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए क्या पॉलिसी अपनाती है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज कनेक्टेड टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्स। गवर्नमेंट देश को विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए किस प्रकार का खर्चा करती है और अपने पास जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट पास अवेलेबल उसका इस्तेमाल कैसे करेगी। तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट खर्चा कैसे करेगी। तो इट इंक्लूड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट ऑफ सैलरी, ट्रांसफर पेमेंट करती है ना गवर्नमेंट, पेंशन देती है, प्रोविडेंट फंड देती है, गरीबों को राहत में अनाज देती है, तो ये सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुआ। फिर गवर्नमेंट टैक्सेशन, तो गवर्नमेंट का आवक का जरिया क्या? तो गवर्नमेंट का आवक का जरिया टैक्सेशन। तो इट डिटरमाइन पीपल इनकम एंड अफेक्ट देयर स्पेंडिंग। सेकेंडली इट अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी फर्क पड़ता है। तो अपने पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट किससे दूर होगी? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दूर करने का जो हथियार है वो फिस्कल पॉलिसी। देखो लिखा हुआ था ऑब्जेक्टिव ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी अचीव थ्रू फिस्कल। मैंने ऊपर बोला ना कि 5 ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम्स तो आ गए, मगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी पॉलिसी लगेगी? तो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, तो उसको अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो पॉलिसी इस्तेमाल होती है वो है फिस्कल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। तो ही गवर्नमेंट खर्चा करेगी, रोड बनाएगी, एग्जाम्पल गवर्नमेंट रोड बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, लोगों को नौकरी तो मिलेगी ना, ऑटोमेटिकली बेरोजगारी कम होगी। एग्जाम्पल दिया मैंने। दूसरा आता है मॉनेटरी पॉलिसी। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक, इन इंडिया RBI। मैंने पहले ही बता दिया। इसका मकसद क्या होता है? मार्केट में पैसों के सर्कुलेशन को कंट्रोल करना। दिस पॉलिसी इज यूज्ड टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मनी, ब्याज दर, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कितनी क्रेडिट देनी है। ऑल दिस अफेक्ट द वेरिएबल लाइक GDP, कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस लेवल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई आउटपुट लेवल, पहला पॉइंट है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्शन कब होगा? ये पॉलिसी के जरिए। अगर प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, मंदी आ जाती है, तो बैंक तुमको, RBI बैंक वालों को सजेस्ट करेगी तुम इस प्रकार काम करो। कब लोगों को लोन ज्यादा देनी है, कब लोन कम देनी है, कब ब्याज दर बढ़ाना है, वो ये पॉलिसी के जरिए नक्की होता है। तो तुम्हारा जो पहला पॉइंट था ना ऑब्जेक्टिव में, हाई लेवल ऑफ आउटपुट, उसमें भी पढ़ेगा, लास्ट लाइन पढ़ना पेम्पलेट में। प्रॉब्लम्स होती है तो प्रॉब्लम्स किसके जरिए दूर होगी? मॉनेटरी पॉलिसी से। तीसरा आता है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि हम अमेरिका पास माल खरीदते तो अमेरिकन डॉलर में देना है, हम इंग्लैंड पास से खरीदते तो यूरो में देना है, तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड अपॉन फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन कंट्री करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद फॉरेन करेंसी। इफ एक्सचेंज रेट आर फेवरेबल देन इट विल encourage एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट। अगर एक्सचेंज रेट हमारे हक में है, जैसे कॉमन है, डॉलर की कीमत बढ़ गई तो हम ज्यादा निकाल करेंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे। क्यों?
पैसा ज्यादा आएगा। तो जो प्राइस लेवल वाला पॉइंट था वो इसके जरिए खत्म होता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड नहीं है, खाली ट्रेड पॉलिसी सुधार ले। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जब भी तुम आयात निकाल करते हो तो जो कस्टम ड्यूटी ने जो ड्यूटीज टैक्स पे करना होता है वही है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी रिफर टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ मीन्स यहाँ पे टैक्स। ट्रेड पॉलिसी लिमिट और प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। वही चीजें ना कि अगर जैसे अमेरिका से माल मंगा रहे हैं ना, बोला कि भाई ये चीज के ऊपर 25,000 रुपये कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज की कीमत क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ऑटोमेटिकली हम लोग इम्पोर्ट कम कर देंगे। तो वही लिखा है, इफ ट्रेड पॉलिसी आर फेवरेबल दैट विल इम्प्रूव द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। अगर ट्रेड की पॉलिसी, ट्रेड की नीति, व्यापार की नीति हमारे हक में, हमारे लिए अच्छी है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हुआ, अगर खराब है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा। तो छिल्ला आता है प्राइस एंड इनकम पॉलिसी। So these policy are used to influence the working of market. Under this policy, the government set the price of some goods and determine the wages. सीधा जिन्हें गवर्नमेंट नक्की करती है ना, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, अनाज है, खादी प्रोडक्ट है, अमुक प्रोडक्ट ऐसे कि जो गवर्नमेंट प्राइस नक्की करती है कि ये कीमत में बेचना है, इतनी कीमत में बेचना है। इससे क्या होगा कि मार्केट में कोई भाव बढ़ने वाला होगा तो गवर्नमेंट इस पर रोक लगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं प्राइस पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट को रखे देश को देखना है, अमीर गरीब सबको देखना है। तो कॉमन प्राइस बढ़ते जाएगी तो गरीब उसको परचेज नहीं कर सकेगा, सरवाइव नहीं कर सकेगा। क्लियर? छिल्ली आती है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। वो तो हर देश की हर गवर्नमेंट चलाती है, देश के अंदर रोजगार की तक बढ़ाई कैसी जाए। दिस पॉलिसी जनरेट ए न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया the government has taken a project that require large force especially during off season। इसके लिए तुम देखना, जो गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है, डैम्स बनाती है, तो खेती बाड़ी की सीजन में नहीं बनाती, ऑफ सीजन में बनाती। क्यों? क्योंकि जनरली इंडिया के अंदर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, उसका पीरियड अलग होता है। जो लोग खेती बाड़ी के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, जनरली एग्रीकल्चर का पीरियड कितना होता है? 4 महीने से 5 महीने। उसके बाद उनके पास काम नहीं होता। तो गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट होती है जनरली इसे पीरियड में डालती है, ताकि वो लोगों को रोजगारी मिल जाए। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली कवर होता है। समझ में आया? अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।